मित्रों, मैं थक चुका हूँ क्योंकि पिछले 3 दिन से कंटिन्यूअसली मुझे अप्रैल फूल बनाया जा रहा है। एक तो वोल्क्सवैगन कंपनी की गाड़ी का नाम बदला, फिर स्मॉल सेविंग स्कीम के इंटरेस्ट रेट कम किए नहीं किए, और तीसरा कि पाकिस्तान सरकार जो पहले कुछ बोल रही थी कि भारत से शुगर और कॉटन इंपोर्ट करना वापस शुरू करेंगे, तो उन्होंने बोल दिया वो नहीं करेंगे। आप में से कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि ये तो पुरानी न्यूज़ है। 1 अप्रैल को ही पाकिस्तान सरकार ने तो ये बोल दिया था कि हम अपना डिसीजन अंडू कर रहे हैं, तो आप ये 3 अप्रैल को स्टेल न्यूज़ यानी बासी समाचार क्यों बता रहे हैं? उसका कारण ये है कि मैं हर 5 मिनट पर गूगल नाउ अपने मोबाइल में रिफ्रेश नहीं करता हूँ। जब न्यूज़पेपर में आएगा तो मैं पढ़ूंगा, तो मुझे पता होगा, तो आपको मैं बताऊंगा। 24/7 करंट अफेयर्स की हाय हाय की कौन सी ई लर्निंग वेबसाइट पे या कहीं पर गूगल नाउ पे या XYZ करंट अफेयर्स या न्यूज़ में क्या चल रहा है, ऐसा देख देख के आप अगर उसी में लगे रहें तो 90% ऑफ योर टाइम विल बी स्पेंट इनटू दैट। तो बाकी सब थियरी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, वो सब आप कब पढ़ेंगे? और वैसे भी ये सारे ऐसे मुद्दे हैं कि आज नहीं तो 1 महीने बाद भी कोई ना कोई न्यूज़ कॉलम में वापस याद करके लिखना ही वाला है कि ये ऐसा कॉटन का डिसीजन लिया था फिर हटा दिया। तो अपनी यूपीएससी की प्रीलिम या मेंस एग्ज़ाम कल सुबह तो नहीं है, वो तो काफ़ी दिन बाद है। तो 24 घंटे करंट अफेयर्स की हाय हाय मत करो। खैर, आप जानते हैं हर रविवार सुबह 11 बजे अन अकेडमी के एंड्रॉयड ऐप पे 60 MCQ की क्विज़ होती है, जिसमें ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट वगैरह अलग अलग सब्जेक्ट के क्वेश्चन होते हैं। पिछले हफ्ते जो ऐसी टेस्ट हुई थी उसमें बहुत बहुत बधाइयाँ भाई मिंटू पहला रैंक, अभिनव जैन दूसरा रैंक, भुवन तीसरा रैंक, और बाकी सब लोग जिनने अच्छे अच्छे मार्क्स हासिल किए। और अन अकेडमी की ओर से उनको सब अलग अलग इनाम और पेड सब्सक्रिप्शन दिए जाते हैं। यही वाली टेस्ट कल सुबह भी होगी 11 बजे, सो गेट रेडी। इसका रजिस्ट्रेशन लिंक चैट बॉक्स में है। इसको सिर्फ एंड्रॉयड ऐप पे दे सकते हैं, अभी ऐसी सिस्टम रखी। अनलॉक कोड यूज़ करें mrunal.org। और उसके अलावा सोमवार को मृणाल्स मंडे करके रात 8 बजे 20 MCQ की अपने डेली करंट अफेयर्स में से क्विज़, मंगलवार को फिर इकोनॉमी का फ्री लेक्चर वगैरह वगैरह। तो अभी मेन मुद्दे पर आते हैं कि 3 अप्रैल शनिवार के इंडियन एक्सप्रेस में मुझे एग्ज़ाम के लिए काम की चीज़ें क्या लगी। सबसे पहले ये असम इलेक्शन से एक समाचार आए, तो यूपीएससी में जनरल स्टडीज़ पेपर 4 एथिक्स की केस स्टडी बनाते हैं। मान लीजिए कोई पोलिंग स्टेशन है, वहाँ पर चुनाव ख़त्म हो गया और ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लेकर उसका पोलिंग ऑफिसर सरकारी गाड़ी में आ रहा है। रास्ते में गाड़ी बिगड़ गई और उसी वक्त बीजेपी लीडर की कोई गाड़ी जा रही थी, उसके सपोर्टर्स ने बोला आइए हम आपको लिफ्ट दे देते हैं, और ये पोलिंग ऑफिसर ने लिफ्ट ले ली। थोड़े अंतर के बाद विपक्ष के सब नेता और उनके सपोर्टर ने गाड़ी को रोक लिया, घेराव किया और हंगामा शुरू हो गया कि बीजेपी की गाड़ी में कैसे ईवीएम ले जा रहे हैं, ये तो उसके ईवीएम में टेम्परिंग, छेड़खानी होगी वगैरह वगैरह। तो प्रश्न ये है कि डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, IAS ऑफिसर के रूप में आप इस क्राइसिस में क्या करेंगे? सबसे पहले तो पुलिस पार्टी भेजेंगे ताकि वो पोलिंग ऑफिसर को ये भीड़ से आप बचा के ला सकें। फिर दूसरा, ये जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि ईवीएम में टैंपरिंग हुई कि नहीं, तो उसकी आप चेकिंग करवाएंगे। और भले टैंपरिंग ना भी हुई हो ऐसा रिपोर्ट में आए, लेकिन फिर भी फ्रेश वोटिंग करवाया जाएगा। उसके दो कारण हैं। पहला कारण ताकि वोटर्स में विश्वास बना रहे, और दूसरा कारण कि यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल होता है उसमें साफ साफ लिखा है कि कभी भी ईवीएम मशीन को किसी भी प्राइवेट जगह पर नहीं रख सकते, प्राइवेट गाड़ी में नहीं रख सकते, वो सरकारी गाड़ी और सरकारी जगह में ही उसको रख सकते। तो क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल वायोलेट हुआ है, इसलिए वापस से वो पर्टिकुलर पोलिंग स्टेशन में चुनाव री इलेक्शन करवाना जरूरी। और चौथा, ये जो भी पोलिंग ऑफिसर था उसको सस्पेंड किया जाए और इंक्वायरी बिठाई जाए कि उससे ये गलती क्यों और कैसे हुई, या फिर उसका जेन्युइन कारणों से उसने ऐसा किया। उसको शायद डर लगता हो कि मैं यहाँ रास्ते पे रुका रहूँगा और कोई नक्सलवादी या उग्रवादी आके ईवीएम चुरा के ले जाएंगे, तो बेटर कि मैं ये बीजेपी लीडर की गाड़ी में बैठ जाता हूँ। व्हाट वाज हिज मोटिव, वो सब बाद में इंक्वायरी से पता चले। हाँ, तो क्या ये जवाब सही है? भाई सही है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने यही डिसीजन लिया, तो हम तो वही उसको रिपीट कर रहे हैं। आगे बढ़ो। इलेक्शन के बाद बात करें पुलिस की। वो मुंबई में आरोप लगा होम मिनिस्टर ने 100 करोड़ के हफ्ता वसूली का टारगेट दिया था और सचिन वाजे ने मुकेश अंबानी के घर के सामने बॉम्ब वाली गाड़ी रखी। उस पर आज एक बड़ी सी कॉलम आई है। उसमें से पुलिस करप्शन के कुछ मुद्दे हमको मिलते हैं कि कैसे महाराष्ट्र और दूसरी जगहों पर रेस्टोरेंट, लिकर शॉप, डांस बार से हफ्ता वसूला जाता है, और वो सारा हफ्ता पॉलिटिशियन, पुलिसमैन सबको जाता है। और कुछ ऐसे दलाल यानी पॉलिटिकली कनेक्टेड ब्रोकर्स हैं जो ये पूरी सिस्टम को क्रियान्वित करते हैं
और जो पुलिस ऑफिसर को ऐसे अच्छे पोस्टिंग चाहिए उनसे ट्रांसफ़र करवाने के लिए, तबादले के लिए भी पैसा लेते हैं। और पता चले कि अलग अलग राज्यों में जो डीजीपी होता है, मतलब राज्य पुलिस का सबसे टॉप मोस्ट सीनियर ऑफिसर, वो डीजीपी मतलब एक औपचारिक लीडर ही रह गया है, डीजूर लीडर। जबकि डिफेक्टो लीडर वास्तविक कौन है? वो होम मिनिस्टर। वही सारे डिसीजन, हर छोटे छोटे किसको ट्रांसफ़र करना है, किधर कितना हफ्ता लेना है, दे आर द वन डिसाइडिंग इट। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सालों पहले कहा था कि हर राज्य में स्टेट सिक्योरिटी कमीशन या पुलिस कमीशन बने, जो कि ये पुलिस ऑफिसर का पोस्टिंग, प्रमोशन, ट्रांसफ़र के डिसीजन ले, ताकि मिनिस्टर की उसमें दखल कम रहे। लेकिन ये सब अभी हो नहीं रहा है। वे फॉरवर्ड क्या है? ये जो क्राइसिस महाराष्ट्र में चल रही है, तो उसको अपॉर्चुनिटी के रूप में इस्तेमाल करके गवर्नमेंट खुद, होम मिनिस्ट्री खुद या सुप्रीम कोर्ट, वो कुछ नए अनाउंसमेंट करे ताकि ये पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट, पुलिस, क्रिमिनल का नेक्सस रोका जा सके। क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले लोग राजनीति में ना आए, उसके प्रयत्न किए जाएं। पुलिस ऑफिसर्स को फंक्शनल ऑटोनॉमी मिले कि उसकी ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, प्रमोशन, तबादला, नियुक्ति, पदोन्नति में सब मिनिस्टरों की दखल थोड़ी कम हो। और ये रेस्टोरेंट और बार ओनर्स हफ्ता क्यों देते हैं? क्योंकि वो भी कुछ ना कुछ गलत काम करते होंगे, तभी तो पुलिस को उसे छुपाने के लिए वो करप्शन, ब्राइब दे रहे हैं। तो ये रेस्टोरेंट, बार वगैरह के जो भी लैंड, बिल्डिंग, परमिट, ओनरशिप के टाइटल्स हैं, उसको सरकार क्लियर करे। क्योंकि कई बार वो मकान का मालिक कोई और हो और गैरकानूनी रूप से किसी और ने दुकान खोली हो, तो फिर पुलिस उसको बचाने के लिए उससे ब्राइब हफ्ता लेती रहती है वगैरह। वो सब सिस्टम को पहले ओनरशिप टाइटल क्लियर करो। दूसरा, वर्किंग आवर्स का सख्ती से पालन हो कि मान लीजिए रात को इतने बजे से बाद कोई भी बार या दुकान खुल नहीं रह सकती, तो पुलिस वाले उसको अलाउ करेंगे, तुम पूरी रात शराब बेचते रहो और हमको ब्राइब देते रहो। तो वो सिस्टम को आप स्टॉप करवाएं। उसके लिए जो भी सीसीटीवी मॉनिटरिंग वगैरह हो, जिसमें ये भी देखा जाए कि ये सर्विंग लिकर टू माइनर्स, नाबालिग बच्चों को भी, जो भी लिकर की परमिट एज हो 21 ईयर्स, तो हो सकता है 18 साल या 17 साल वालों को भी ये शराब बेचते हो और उसके चलते पुलिस हफ्ता मांगती हो। उसी तरह प्रोस्टिट्यूशन, ड्रग ट्रैफिकिंग, बहुत सारी चीज़। तो उन सब पे अगर सिस्टमेटिकली रोकथाम लगाई जाए तो अपने आप ये जो हफ्ता वसूली कल्चर है उससे हम लड़ सकते हैं वगैरह। मित्रों, इसमें ऐसा कुछ नहीं जो हम पहले से नहीं जानते, लेकिन आप ये कॉलम पढ़िए ताकि इंग्लिश इंप्रूव हो, आपकी आर्टिकुलेशन स्किल इंप्रूव हो। जानते तो ये सभी लोग हैं, लेकिन क्या आप लिख सकते हैं तुरंत सोच के? जो भी 250 वर्ड्स है, जो भी 10-12 मिनट आपके पास हैं, उसी में फैसला होता है कि टॉपर कौन बनेगा, कौन नहीं बनेगा। तो अपनी वोकेबुलरी को, इंग्लिश को इम्प्रूव कीजिए। पुलिस के बाद तीसरा मुद्दा है एथिक्स में यूनिवर्सिटी गवर्नेंस। उसमें अलग अलग स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हैं, उसके फैकल्टी, टीचर, स्टाफ, स्टूडेंट, पेरेंट, फिर उसका रेटिंग करने वाली ये नाक वगैरह संस्थाएं, गवर्नमेंट के सब विभाग, रेगुलेटरी एजेंसीज जैसे यूजीसी, एआईसीटी, इंटरनेशनल ये यूनेस्को वगैरह फंडिंग में देते हो, अलग अलग कंपनी वाले डोनेशन में पैसा देते हो। तो ये सब लोग तो हैं ही, लेकिन अब जब यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय का सक्सेस हमने नापना हो तो कैसे नापोगे आप? उसमें कितने क्लासरूम है, कितने बेंच है, कितने कंप्यूटर हैं? नहीं, इनटेंजिबल आउटकम्स, मतलब जिसे हम छू नहीं सकते, लेकिन जो ज़रूरी है कि जो स्टूडेंट है उनका इंटेलेक्चुअल ग्रोथ हुआ कि नहीं, बौद्धिक विकास, फिर उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट, क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी, ये सब देखना चाहिए। लेकिन आजकल हम फिजिकल आउटकम्स पे फोकस करते हैं, टेंजिबल आउटकम्स, फिजिकल आउटकम्स जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, कि जैसे कितने स्टूडेंट को एडमिशन दिया, उनको प्लेसमेंट में कितना एनुअल पैकेज मिलता है, 8 लाख मिलता है, 10 लाख मिलता है। आपकी जो ये यूनिवर्सिटी चल रही है उसको कितना प्रॉफिट होता है। तो जब यूनिवर्सिटी को भी प्रॉफिटेबिलिटी के एंगल से देखना शुरू होता है, एज अ रिजल्ट आप पाएंगे प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जितने स्टूडेंट हो उसके सामने कम टीचर्स को रिक्रूट करेंगे ताकि प्रॉफिट उनका ज़्यादा रहे। और वही टीचर को वो सब बहुत सारे क्लैरिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी दे देते हैं कि स्टूडेंट का एडमिशन फॉर्म एक्सेप्ट करना, उसकी फ़ी कलेक्ट करना, ये भी आप काम, जब आपका क्लास पीरियड नहीं हो तो जाके बैठो दफ्तर में ये करो। तो ऐसा टीचर फिर कोई पर्सनल मेंटरिंग, कैरेक्टर डेवलपमेंट क्या ही करवाएगा स्टूडेंट का। अलग अलग कंपनियों पर कंपनीज एक्ट में लिखा है कि पिछले 3 साल का जो भी एवरेज प्रॉफिट था उसका 2% कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व के नाम पर उतना प्रॉफिट का हिस्सा समाज कल्याण में इस्तेमाल करना है। तो कई बार CSR के नाम पर वो अलग अलग यूनिवर्सिटी में कुछ कि हम लोग स्पोर्ट्स का मैदान बनाते हैं, नया आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप, स्पेक्ट्रोमीटर वगैरह दिलवाते हैं, लेकिन वो पैसा देंगे तो वो फिर कुछ ना कुछ अपना हित भी देखते हैं कि आप कुछ ऐसी रिसर्च करके साबित करो कि ये वाली प्रोडक्ट ज़रूरी है जिससे हम उसको मार्केटिंग में इस्तेमाल कर सकें। उसी तरह गवर्नमेंट भी फंडिंग दे तो कहीं ना कहीं कि हमारी रूलिंग पार्टी का सब अच्छा दिखे, ऐसी आप रिसर्च करवाते रहिए। तो ये सब के चलते यूनिवर्सिटी की गवर्नेंस ख़राब हो रही है, चिंता का विषय वगैरह।
अगेन ये भी ऐसी चीज़ है, इसमें नया कुछ नहीं जो आप पहले से नहीं जानते, लेकिन जो राइटिंग स्किल डेवलप करनी है, लिखना तो यही सब है, लेकिन दिमाग में क्या आप तुरंत इतना सब सोच के लिख सकते हैं, दैट इज़ द आइडिया। इसलिए रोज़ न्यूज़पेपर और ये सब कॉलम पढ़ने की आदत रखिए, ताकि आप भी आराम से ये बोल बच्चन यूपीएससी का एथिक्स पेपर और निबंध का पेपर उसमें कर सकें। उसके बाद पॉलिटी के समाचार में या सब चुनाव में ये हिमंता बिस्वा शर्मा जो कि बीजेपी लीडर हैं, उन्होंने कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी दूसरे एक लीडर के खिलाफ, तो इलेक्शन कमीशन ने उनको मनाही कर दी कि अब से आप इलेक्शन कैंपेनिंग ये असम चुनाव में नहीं कर सकते। याद करो, अभी कुछ दिन पहले हमने देखा था इलेक्शन कमीशन के सामने क्रिटिसिज्म कि बड़े बड़े स्टार लीडर्स, स्टार कैंपेनर्स चुनाव में ये रिलीजन, रीजन, कास्ट के बारे में अलग अलग टिप्पणियां करते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन एक्शन नहीं उठाता, तो वोटिंग पैटर्न गेट्स इन्फ्लुएंस्ड वगैरह। तो ये यहाँ पर एक बार ये कोशिश अब हो रही है। दूसरा एक मुद्दा है राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। उसका जो कानून बना उसमें एक बात है 25% रिजर्वेशन टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इन द प्राइवेट स्कूल। निजी स्कूलों में, विद्यालयों में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को आरक्षण मिले, लेकिन ये जो नियम है वो माइनॉरिटी रन स्कूल्स, अल्पसंख्यकों के स्कूलों में ये लागू नहीं होता है। ऐसा सरकार ने भी अपने कानून में कुछ लिखा है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी एक प्रमति एजुकेशन ट्रस्ट जजमेंट में भी उसको सही ठहराया था कि हाँ बराबर है, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट में ये रिजर्वेशन नहीं लागू हो। तो इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट कि आर्टिकल 14 उसमें लिखा है इक्वालिटी बिफोर द लॉ, कानून के सामने समानता। तो यहाँ तो जो नॉन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट हैं स्कूल, उनको बोल रहे हैं कि आप ये करिए, लेकिन माइनॉरिटी स्कूल्स को छूट दे रखी है वगैरह। ऐसा बड़ा सा एक कॉलम सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट आँखी घोष ने आज लिखा है, उसमें ढेर सारे और भी उसने पुराने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को एग्जाम्पल के रूप में बताया है। अगर लॉ आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट हो तो वो आराम से आप कॉलम पढ़िए। खैर, तो पेज 1 पर जो कुछ पॉलिटी के समाचार हमने देख लिए, ईवीएम, इलेक्शन वगैरह। दूसरा बड़ा मुद्दा चल रहा है साइंस। कोरोना की सेकंड वेव, दूसरी लहर, उससे लड़ने के लिए क्या करें। सरकार ने कुछ दिशा निर्देश दिए हैं, वो मैंने सब एक्सेल फाइल में लिख दिया है, mrunal.org/current में जाके देख लो। कुल मिलाकर वैसे नया कुछ नहीं, लेकिन ये आर्ग्यूमेंट हाथ में रेडी होने चाहिए ताकि तुरंत मेंस आंसर राइटिंग में काम में आए। पुलिस एक्ट और डिजास्टर एक्ट से पेनल्टी लगाओ, और सब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, रिलीजियस रीडर को बोलो कि सबको वैक्सीन लेने के लिए आप प्रोत्साहित करें। सुपर स्प्रेडर इवेंट जैसे स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल, होटल, फेस्टिवल, फेयर, मेला, वेडिंग, फ्यूनरल, ये सब पर रेगुलेशन हो। और ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में बेड बढ़ाओ, माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाओ, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करो, उनकी सब नेगेटिव रिपोर्ट ना आए तब तक पूरा उसको चेस करते रहो। होम क्वारंटीन जिनको दिया है वो लोग को मॉनिटर करो कि घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं वगैरह वगैरह। आसानी है, लेकिन 250 वर्ड्स बनाने के लिए मुद्दे रेडी होने चाहिए जो एक्सेल फाइल में मैंने दिए हैं। साइंस में दूसरा मुद्दा है परमानेंट इम्यूनिटी, यानी एक बार अगर आपको कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ तो क्या शरीर में उसकी स्थायी या कायमी स्वरूप से रोग प्रतिकारक शक्ति बनेगी कि नहीं। जवाब है हाँ, अगर आपको चिकन पॉक्स यानी छोटी माता हुआ हो, उसके बाद वो जो भी अपने शरीर में एंटीबॉडी बनी हो या वाइट ब्लड सेल, WBC ने जो भी डेटा याद रखना वो कर पाते हैं। वेरेज कोरोना वायरस में एक बार इन्फेक्शन हुआ तो वापस वो आदमी कभी भी बीमार नहीं होगा, ऐसी कोई गारंटी है कि नहीं। ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कुछ स्टडी की तो पता चला करीब 4-5% लोग ऐसे होते हैं जो एक बार इन्फेक्ट होते हैं फिर वापस से भी इन्फेक्ट होते हैं, तो परमानेंट इम्यूनिटी नहीं है। हालांकि काउंटर आर्ग्यूमेंट की कुछ बार जो आदमी ठीक हो गया है उसके शरीर में भी स्मॉल अमाउंट ऑफ वायरस इज लेफ्ट फॉर 3 to 4 months, तो वापस से उसका टेस्ट करोगे तो वो पॉजिटिव दिख सकता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि परमानेंट इम्यूनिटी नहीं है वगैरह वगैरह। तो अभी स्टडी इनकंक्लूसिव है, लेकिन उसकी लंबी चौड़ी एक्सप्लेन सीरीज इंडियन एक्सप्रेस ने बनाई थी, जिस्ट उसने अभी हमने देख लिया। उसके अलावा पेज 1 पर ये सब इलेक्शन के इधर उधर के समाचार काम के नहीं। इंटरनल सिक्योरिटी, बॉर्डर इशू में एक मुद्दा है नारकोटिक ड्रग्स। तो होम मिनिस्ट्री और BSF ने कुछ इन्वेस्टिगेशन किया तो पता चला पंजाब के कुछ किसान और फैक्ट्री मालिक बिहार और उत्तर प्रदेश से बॉन्डेड लेबरर्स लेकर आते हैं, बंधुआ मजदूर, और उनसे काम तो करवाते ही हैं, उनको नारकोटिक ड्रग्स भी देते हैं, नशीली दवाइयाँ, ताकि वो ज़्यादा समय तक दिन रात काम कर सके और उनको वो लत लग जाए ताकि वो हमेशा इसका गुलाम बन के रहे। हालांकि पंजाब राज्य सरकार ने इसका कुछ विरोध किया है कि आप ये किसान को बदनाम करने के लिए बोल रहे हैं वगैरह। खैर, वो बॉल बाय बॉल कॉमेंट्री नॉट इम्पॉर्टेंट, लेकिन ये भी एक चिंता का विषय करके डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन मीन्स पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी में लिख सकते। फिर अमेरिका के भूतपूर्व प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन ने कहा है कि पीस इज़ नॉट एब्सेंस ऑफ कन्फ्लिक्ट। शांति का मतलब ये नहीं कि कोई टकराव है ही नहीं,
बट इट मीन्स दैट एबिलिटी टू हैंडल द कन्फ्लिक्ट बाय पीसफुल मीन्स। टकराव तो होगा ही, लेकिन उसको शांति से निपटाया जा सके, उसको हम कहते हैं शांति। तो ये निबंध में कुछ बार पूछा जाता है वर्ल्ड पीस, फिर टेररिज्म एंड वर्ल्ड पीस, तो ऐसे एक दो कोटेशन याद करके जाने चाहिए लिखने के लिए। आगे बढ़ते हैं, पेज 2 में कुछ काम का नहीं। पेज 3 स्टेट समाचार में ये नलिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कच्छ गुजरात में है, वहाँ पर ग्रेट इंडियन बस्टार्ड पक्षी पाए जाते हैं। जंगल में आग लगी इसलिए, प्लेसेस इन न्यूज़। हालांकि मित्रों ये जो ग्रेट इंडियन बस्टार्ड है उसकी जो भी 5, 6, 7 जितनी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क हो वो आपने एक साथ में एनवायरनमेंट में तैयार करके रखना चाहिए। आगे पेज 4, 5 कुछ काम का नहीं। पेज 6 कॉलम में लेफ्ट साइड के दो पैराग्राफ के छोटे कॉलम में, एक तो पाकिस्तान ने अपना ये शुगर कॉटन इंपोर्ट फ्रॉम इंडिया डिसीजन अंडू किया, वो तो हमने देख लिया। वेस्ट बंगाल चुनाव की कॉलम काम की नहीं। तमिलनाडु में एक डॉक्टर का कोरोना में देहांत हुआ, फिर उसको दफनाया गया, फिर पता चला वो तो दूसरे धर्म का था तो उसको दूसरी जगह पर दफनाना चाहिए। उस पर तमिलनाडु हाईकोर्ट ने कहा कि वो वट एवर इज हिज करेक्ट रिलीजन उस हिसाब से उसको दफनाया जाए। इस पर पूरी कॉलम, लेकिन इतना सब काम का नहीं। बड़ी कॉलम में ये प्रकाश सिंह पुलिस करप्शन के बारे में हमने देख लिया। कुछ दिन पहले जर्नलिस्ट अनिल धारकर का देहांत हुआ था, उसकी श्रद्धांजलि कॉलम, दुखद लेकिन काम का नहीं एग्जाम के लिए। पेज 7 यूनिवर्सिटी गवर्नेंस के बारे में पढ़ना था, हमने पढ़ लिया। फिर ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट में 25% रिजर्वेशन अंडर राइट टू एजुकेशन एक्ट का मुद्दा भी हमने देख लिया। आरएसएस में नए जनरल सेक्रेटरी से क्या उम्मीदें हैं, एग्जाम के लिए काम का नहीं। पेज 8 राशि भविष्य, वैसे तो काम का नहीं, लेकिन ये पिछले 3 दिन से जो मैं अप्रैल फुल बन रहा हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे अब साइंस तो इसका जवाब नहीं दे सकता, अब ये एस्ट्रोलॉजी राशि भविष्य इसका जवाब दे सकता है। नहीं, लेकिन इसमें भी कुछ है नहीं जो मुझे जवाब दे सके कि क्यों मेरे साथ पिछले 3 दिन से ये हो रहा है। पेज 9 तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल पॉलिटिक्स के समाचार काम के नहीं। पेज 10 अपने मेंस पेपर 3 में एक मुद्दा है रिसोर्स मोबिलाइजेशन इन्वेस्टमेंट मॉडल्स, उसमें एक आएगा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। और पिछले कुछ टाइम पे हमने देखा था कैसे एयरपोर्ट में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो रही है। मतलब मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन नागरिक उड्डयन मंत्रालय के नीचे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो पहले अलग अलग एयरपोर्ट खुद चलाती थी, जैसे अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो जब ये सरकारी संस्था खुद चलाती थी तो पार्किंग की फ़ी करीब 20 से 40 रुपये रहती थी, डिपेंडिंग की 2 व्हीलर है 4 व्हीलर है, कितना बड़ा है, कितने घंटे के लिए। अभी अदानी को ये कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है कि आप पूरा इसका संचालन कीजिए और जो भी प्रॉफिट हो उसका सर्टेन परसेंटेज वो सरकार को देगा वगैरह। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप चल रही है। तो लेटेस्ट डिसीजन इनका ये आया है, पार्किंग फीस बढ़ाते बढ़ाते 90 रुपीज़ से लेके 150 रुपीज़ कर दिया जाएगा। और दूसरा, जब भी आप एयरपोर्ट में अपना व्हीकल लेके जाते हैं तो कितने मिनट तक फ्री पार्किंग रहेगा, तो डिसाइड किया 10 मिनट। मतलब समझिए आप अपने पेरेंट्स को लेके जा रहे हैं, एंट्री ली तो वो आपको एक कूपन दे देगा, आपका गाड़ी का नंबर और एंट्री टाइम लिखा होगा। आप पेरेंट्स को ड्रॉप करेंगे, लगेज निकालेंगे, उनको बाय बाय बोलेंगे, वापस आएंगे, वापस वो कूपन आपने दिखाना है, उसमें 10 मिनट से ज़्यादा का एंट्री टाइम दिखाए तो फिर आपने ये जो भी 90 रुपीज़ 150 रुपीज़ वगैरह देना होगा। कंट्रोवर्सी ये चलती है कि जो टाइम है वो काफ़ी कम है, क्योंकि एयरपोर्ट में बहुत अंदर तक आपने गेट से लेके एयरपोर्ट तक जाने में टाइम लगता है, लगेज उतारने में, बूढ़े लोग होते हैं वगैरह। और ये तो अभी 10 मिनट है, इससे पहले अदानी ने ये टाइम रखा था 5 मिनट। सोचो 5 मिनट में आप कैसे गेट से लेके एयरपोर्ट तक पहुंचेंगे और लगेज अनलोड करेंगे वगैरह। मतलब खुलेआम लूट मचा के रखी। ऐसी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में लूट हॉस्पिटल मैनेजमेंट में भी कई जगह दूसरी कंपनियों द्वारा देखने को मिली कि अतरंगी किस्म से पार्किंग फीस में लूटा जाए। रिश्तेदार मरीज़ को मिलने आए तो उसको भी मीटिंग की फ़ी अलग से दो, हॉस्पिटल में एडमिशन लेने का फॉर्म उसकी फ़ी अलग से, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने का फॉर्म उसकी फ़ी अलग से। और ये जितनी फ़ी लेते हैं उसमें से कुछ तो कैश में जितनी ली गई हो तो नकली रसीद बना देते हैं, टैक्स अथॉरिटी को इनकम भी नहीं दिखाते, कुछ टैक्स भी नहीं भरते, कर चोरी भी हो रही है। और ये डॉक्टर नर्स स्टाफ जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हॉस्पिटल में काम करते हैं उनको मिनिमम वेजिस न्यूनतम वेतन भी नहीं देते। मतलब कुछ भी 2000, 5000, 7000 में काम करो तो। और फिर स्वाभाविक है ऐसे लोग भी पेशेंट को लूटने के लिए अलग अलग किस्म से तरीके ईजाद कर लेते हैं। तो ये मेंस में जब पूछा जाए रिसोर्स मोबिलाइजेशन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप तो चार्म्स फ़ायदे क्या हैं वो तो बहुत सारे हैं। सरकार का पैसा बच जाए, प्रोफेशनल मैनेजमेंट हो सके, लेकिन सामने चुनौतियाँ क्या हैं, तो ये सब चुनौतियाँ हैं। हालांकि इतना विस्तार से नहीं लिखना है उसको वहाँ पर, एक एक दो लाइन में ही कि यूज़र फीस पार्किंग चार्जेस के नाम पर और ज़्यादा बढ़ोतरी कर दी जाती है। तो एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि हमने एविएशन को अफोर्डेबल बनाना है, आम आदमी भी जा सके, लेकिन ये सब फी लेते रहेंगे तो इट डज़ नॉट रिमेन अफोर्डेबल वगैरह। इकोनॉमी में एक दूसरे समाचार, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी माइटी, उन्होंने कुछ साल पहले कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC बनाए थे।
अलग अलग गांव जिलों में ऐसे सेंटर होते हैं जहां पर कंप्यूटर इंटरनेट की सुविधा होती है, ताकि गांव वाला वहां पर जाके अलग अलग स्कीम के फॉर्म भरने हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अप्लाई करना है, कोई बोर्ड एग्ज़ाम का रिजल्ट डाउनलोड करना है, कुछ जो भी उसको दूसरा इंटरनेट प्रिंटिंग वगैरह का काम हो। अभी 2020 में ऐसे ये कॉमन सर्विस सेंटर में लॉन्च किया गया ग्रामीण ई स्टोर कंसेप्ट, यानी गांव के जो भी छोटे छोटे बिजनेसमैन अपना जो भी छोटा कारपेट, हैंडीक्राफ्ट आइटम वगैरह बेचना चाहे तो उसको ऑनलाइन लिस्ट करवा देंगे। तो ऐसी ये पूरी ग्रामीण ई स्टोर कंसेप्ट शुरू करवाई थी। तो अमेज़ॉन और वॉलमार्ट आ गए माइटी मिनिस्ट्री के पास कि हमको ये सब आप मैनेजमेंट दे दो, हम इसको बहुत बेहतरी से कर पाएंगे। लेकिन सरकार ने मना कर दिया है उनको, क्योंकि सरकार को लगता है कि हमने खुद से इंडिपेंडेंटली इसको समझ के डेवलप करवाना चाहिए, वरना ये मल्टीनेशनल कंपनियों को दे दिया तो वो अपनी डोमिनेंट पोजीशन को मिसयूज़ करके हो सकता है इनका शोषण करें। जैसे वो अमेज़ॉन वगैरह में अपनी कंपनियां बनाकर उसी के प्रोडक्ट ज़्यादा डिस्काउंट पे लिस्ट करवा देते हैं ताकि लोग वही खरीदें, और दूसरे जो भी छोटे मर्चेंट ने प्रोडक्ट लिस्ट किया कोई खरीदे नहीं वगैरह, और दूसरे पर्सनल डेटा, प्राइवेसी, मैनी अदर इश्यूज़। खैर आगे बढ़ते हैं पेज 11 एक्सप्लेन सीरीज़ में। एक तो कोरोना री इन्फेक्शन हो सकता है कि नहीं, हमने पढ़ लिया। गोवा में चावल की फसल कटाई के बाद का हार्वेस्ट फेस्टिवल जिसका नाम है शिग्मो या शिग्मोत्सव, उसके बारे में सब एक्सप्लेन सीरीज़ और चर्चा में इसलिए आया क्योंकि कोरोना के चलते अभी सब फेस्टिवल पर सरकार ने कुछ रोकथाम लगाई है। तीसरी एक्सप्लेन सीरीज़ मुंबई का क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट क्या करता है, और फिर उसमें ये करप्शन और 100 करोड़ की उगाही का सब कंट्रोवर्सी, इतना सब काम का नहीं, आगे बढ़ो। पेज 12 वर्ल्ड न्यूज़ में फ्रांस के पेरिस में एक नोस्ट्राडेम कैथीड्रल है, मतलब उनका चर्च जिसमें आग लगी थी फिर वापस उसको रिस्टोर कर रहे हैं प्लेसिस इन न्यूज़ केयर। नोस्ट्राडेम कुछ फेमस था, उसने बहुत सारी जब भविष्यवाणियाँ की थी कि 100 साल बाद ऐसा होगा वैसा होगा वगैरह। बाकी जितने भी वर्ल्ड न्यूज़ हैं कुछ काम के नहीं, यूएस ईरान की बॉल बाय बॉल कॉमेंट्री, कोरोना, म्यांमार, इधर उधर के समाचार। आगे बढ़ो पेज 13 इकोनॉमी में ये ग्रामीण ई स्टोर कंसेप्ट के बारे में हमने जान लिया, उसके अलावा कुछ काम का नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने H1B वीज़ा पर कुछ प्रतिबंध लगाए थे कि ये भारत चीन से सब सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल आ रहे हैं, उसको हम कम करेंगे, लोकल लोगों को रोज़गार मिले। जो बिडेन आए वो उस नियम में कुछ सुधार कर रहे हैं, तो वो तो वैसे भी हवा में लिख सकते हैं कि वो माइग्रेंट और इंडियन प्रोफेशनल्स अमेरिकन इकोनॉमी में आ सके, उसके लिए पॉजिटिव कर रहे हैं वगैरह वगैरह। फिर रिलायंस कंपनी का बिजनेस जी के काम का नहीं, अमेरिकन ट्रेजरी यील्ड ज़्यादा हुई कम हुई, काम का नहीं। RBI के डेप्यूटी गवर्नर रिटायर हुए, वो भी काम का नहीं। जब उसकी जगह नए गवर्नर आए तो वो भी आप बैंक की परीक्षा की तैयारी करने तो देखना चाहिए। सऊदी अरब ने अपना तेल बीच में महंगा कर दिया था, भारत सरकार ने और अपनी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने सोचा उसको कम इंपोर्ट करेंगे, तो उसका विकल्प क्या है? अमेरिका से थोड़ा इंपोर्ट करते हैं, उसके अलावा दूसरे और देशों को भी एक्सप्लोर किया जाए, खास करके ईरान। लेकिन ईरान में प्रॉब्लम यह है कि अमेरिका ने जो सैंक्शन यानी प्रतिबंध लगाए हैं उसके चलते हम ईरान से ऑयल खरीद नहीं सकते, वरना हमारी कंपनियों पर अमेरिकन सरकार और कुछ प्रतिबंध लगा दे कि आप अमेरिका में आपको इतना पेनल्टी लगाएंगे या कुछ। सो वी आर ट्राइंग टू फाइंड अ वे फॉरवर्ड। तो जब वे फॉरवर्ड मिलेगा तब सोचेंगे। अभी आगे बढ़ो। पेज 12 स्पोर्ट्स में भी कोई बड़ी काम की खबरें नहीं दिखी। तो ये था शनिवार का न्यूज़पेपर, और कल सुबह तैयार हो जाइए ये अनअकैडमी UPSC PUBG कॉम्बैट 60 क्वेश्चन जनरल स्टडीज़ एंड्रॉयड ऐप पे, इसे आप दे सकते हैं और आकर्षक इनाम जीत सकते हैं, और नहीं भी जीते तो कुछ थोड़ी बहुत प्रैक्टिस तो मिल ही जाएगी। और आशा रखें कि कल चौथी बार मुझे अप्रैल फूल नहीं बनना पड़े।